हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी अभी हमने ऑर्थो सेंटर को कंप्लीट किया। इससे पिछले वाले लेक्चर आपने पढ़ा ऑर्थो सेंटर के ऊपर। मैं समझता हूँ वो पूरी बात आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझी होगी। तो ऑर्थो सेंटर जब हम पढ़ते हैं तो हम ऑर्थिक ट्रायंगल को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आने वाले एग्जामिनेशन में इस पर सवाल डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, और आप देखोगे क्यों नहीं बनेगा, कितनी साधारण सी बात है, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं मालूम है इसलिए हमको टिपिकल लगती है। तो ध्यान से समझिए ऑर्थिक ट्रायंगल बनता कैसे है। तो अभी आप लोगों ने ये चीज को जाना है कि ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, यानी त्रिभुज का लंब केंद्र कैसे निर्धारित होता है। त्रिभुज के भीतर त्रिभुज की ऊंचाइयां जिस बिंदु पर मिलती हैं वो त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहलाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन ऑर्थिक ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, तो यहां पर लिखा हुआ है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फिट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थिक ट्रायंगल, और इसको पीडल ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडल ट्रायंगल। तो ये दोनों चीज अगर आपने अलग अलग जानते हो तो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ऑर्थिक या पीडल ट्रायंगल। ठीक है, तो बनता कैसे है अभी आपने डेफिनेशन के अनुसार समझा। यहां से एक एल्टीट्यूड यानी त्रिभुज की ऊंचाई को आपने निर्धारित किया, यहां पर गिर रही है। ए से ये त्रिभुज की ऊंचाई यहां तक आ रही है और बी से त्रिभुज की ऊंचाई यहां तक है। ये एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, और इन सभी आधार ये फिट ऑफ एल्टीट्यूड्स हैं, ये यानी एल्टीट्यूड्स के पैर हिंदी में बोले तो, ठीक है ना। तो जहां पर भी मिलते हैं अगर उन सभी एल्टीट्यूड्स को मिला दिया जाए आपस में तो एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाता है त्रिभुज के अंदर। इसी को बोलते हैं ऑर्थिक ट्रायंगल। ठीक है, अब ऑर्थिक ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रखता है अपने आप में। देखो कितने साधारण से मैं सवाल आपसे पूछूं, आप लोग इसमें लड़खड़ा जा सकते हो। अगर मैं आपसे एंगल ए की वैल्यू देकर मान लीजिए बोल दिया 60 डिग्री और मैं पूछूं ये वाला एंगल क्या है, तो आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। लेकिन पूरी बात को समझना तो एक एक बात आप लोगों के दिमाग में चली जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो आज के बाद, तो आज 100% समझ में आएगी और बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए ऑर्थिक ट्रायंगल की पूरी रूपरेखा समझते हैं, पूरी जानकारी। ठीक है, और इस पर आधार पे सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। आप कहेंगे सवाल तो बड़े आसान से हैं और बड़े आसानी से हम लोग कर भी पा रहे हैं। डेफिनेटली करेंगे, तो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो उसको फ्रेम देखो, मैंने ये ट्रायंगल बना लिया। यहां पर मान लीजिए इस ट्रायंगल का मैं नाम दे दूं ABC, A, B और C। ठीक है, अब बात आती है एल्टीट्यूड्स की। तो यहां पर एल्टीट्यूड्स इसके खींचते हैं 90 डिग्री पर सीधी रेखा एल्टीट्यूड्स कहलाती है। यहां से ठीक है, यहां से एक एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ठीक, अब यहां पर ये सारे एल्टीट्यूड्स हैं A, AD, BE और CF। अब साहब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि इन सभी को मिला दिया जाए। जैसे E को F से मिला दिया जाए, ये दोनों एल्टीट्यूड्स के बेस हैं, इनको मिला दिया जाए। मैंने यहां से इसको मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो ये साहब आपके पास बन गया एक DEF इज अ पीडल ट्रायंगल। DEF क्या बन गया? एक पीडल ट्रायंगल। इसी को बोलते हैं ऑर्थिक ट्रायंगल। ठीक है, अब जरा समझो, यहां से इसकी कहानी स्टार्ट में करूंगा। तो मैं कुछ पॉइंट आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग मुझ ऑर्थो सेंटर पूरा जानते हैं तो इस पॉइंट को जरूर बोलिएगा। मान लीजिए ऑर्थो सेंटर मान लीजिए O है। ठीक है, ठीक है। मैं यहां पर जो चीज बोलना चाह रहा हूं उस पर ध्यान से समझिए। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि पहली बात इसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि ये ऑर्थो सेंटर से के फीट से मिलकर जो यहाँ पर ऑर्थिक ट्रायंगल बना है, एक्चुअल में यहाँ पर एक बात आती है कि जो ऑर्थिक ट्रायंगल अंदर बनता है तो ABC इस बड़े ट्रायंगल के लिए AD क्या है आप जानते हैं? एल्टीट्यूड से, यानी त्रिभुज की ऊंचाई है AD। लेकिन अगर मैं कहूं कि EFD जो पीडल ट्रायंगल इसके अंदर बना, उसके लिए ये AD जो लाइन है जो D पॉइंट पर मिल रही है, ये यहां पर क्या बनेगी? ये बनेगा इसका
एंगल बाइसेक्टर, अर्थात यहां से याद रखिएगा इस चीज को, ये इस ऑर्थोक ट्रायंगल के अंदर, जैसे इस फिगर में भी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक सर्किल अंदर बना हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पिलर ट्रायंगल अंदर बना है उसके लिए अगर जो ये बीच का आपने सर्किल देख रहे हो, इसके अंदर ये सर्किल इसलिए बनाया हुआ है कि बोला ये जाता है कि ए यहां से लेकर ये जो है परपेंडिकुलर, ये पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए तो परपेंडिकुलर है, लेकिन आप देखें यहां से लेकर अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये इसके लिए बन जाएगा कोण समद्विभाजक, यानी ये बन जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर। यहां से ये परपेंडिकुलर है पूरी भुजा के लिए, लेकिन यहां से इसको देखूंगा तो ये बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर, अर्थात ये बन जाएगा कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो जो बड़े ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड्स है वो छोटे ट्रायंगल के लिए आगे बढ़कर क्या बन जाता है, एंगल बाइसेक्टर। और जब एंगल बाइसेक्टर बन गया तो इस त्रिभुज का जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं उसका जो केंद्र होता है वो इस त्रिभुज के लिए, छोटे त्रिभुज के लिए बन जाता है इन सेंटर, अर्थात अंतः केंद्र। क्योंकि जो परपेंडिकुलर जो हम एल्टीट्यूड्स डाल रहे थे वो आगे जाकर इस ट्रायंगल के लिए वो यहां पर आप यहां से देख रहे हो ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर त्रिभुज के अंदर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। तो ये वाला जो केंद्र है इस पूरे के लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो ऑर्थो सेंटर है, लेकिन यही केंद्र इस छोटे ट्रायंगल के लिए क्या बन जाता है, इन सेंटर, अर्थात अंतः केंद्र। छोटे ट्रायंगल के लिए अंतः केंद्र बन गया। तो बात ये साहब आती है यहां पर कि अगर ये अंतः केंद्र है, ये ओ बड़े ट्रायंगल के लिए, तो किसके लिए, बड़े ट्रायंगल के लिए तो ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, लेकिन छोटे ट्रायंगल के लिए ओ इन सेंटर है। और अगर छोटे ट्रायंगल के लिए ओ इन सेंटर है तो बात यह है साहब कि अगर ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ये वाला एंगल जो देख रहे हो, अगर मान लीजिए ये दो एंगल में डिवाइड होता है, ये थीटा मान लीजिए, इसको मान लीजिए अल्फा, तो मुझे सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि थीटा और अल्फा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थीटा और अल्फा होना चाहिए बराबर। अगर ये बराबर होगा तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि ये जो है इन सेंटर ही होता है। तो बहुत आसान चीज है, देखो कैसे। आप इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, आप इसको देखो BEA, तो आप बोलोगे ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। कौन, सॉरी, ABE। कौन से ट्रायंगल पे फोकस करो, ABE पे, ट्रायंगल ABE, इस पर जरा फोकस करना। ABE पर जब फोकस करोगे तो आप कहोगे ये 90 है, ये A है, सही है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप इसको बोलोगे साहब ये है 90 माइनस A। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 90 है, 90 और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90, तो 90 में से 1 घटा दूंगा तो ये एंगल आ गया ABE में। अच्छा, सेम उसी चीज को अगर आप इधर से मैं दिखाऊं आपको, अगर आप ट्रायंगल देखो यहां पर AFB, कौन सा ट्रायंगल, AFC, सॉरी AFC, तो आप कहोगे भाई साहब ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर आपने खींचा था। तो AFC में ये 90 है, 90 माइनस A है, तो ये एंगल क्या बचा, तो आप तुरंत बोल दोगे ये साहब बचा 90 माइनस A, 90 माइनस A, सॉरी 90 माइनस A। 90 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। यहां तक कि सब बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं उस पर बड़ा गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर देखिए, 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत ही ज्यादा लाजवाब और मजेदार कंसेप्ट। मैं आपसे इस सर्किल को दिखाना चाह रहा हूं। ये जो मैंने एक सर्किल खींचा है, एक्चुअल में ये क्या गेम खेल दिया मैंने, क्या बात कर दी मैंने, तो मेरी बात को इसको समझो। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं, मुझे इस क्वाड्रिलेटरल को देख के बताओ ये क्वाड्रिलेटरल आपको कैसा दिख रहा है, BDOF। तो आप बोलोगे साहब ये जो क्वाड्रिलेटरल आपने खींचा इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है। आप कहोगे ये साइक्लिक कैसे है, ये चक्रीय चतुर्भुज कैसे है, कैसा है, चक्रीय। तो ये चक्रीय चतुर्भुज कैसा है, निश्चित तौर पर एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त से होकर जाते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, जो कि यहां पर है। आप कहोगे कैसे है, तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे है। आपने देखा कि ये इसमें देखिए, अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का है, तो आप बोलोगे इधर 90 तो इधर भी 90।
मैं कहूँगा ये एंगल कितने डिग्री का, तो आप कहेंगे इधर 90 इधर 90, इन दोनों का जोड़ 90 है, 90 90 180 हो गया क्या, तो निश्चित तौर पर इसका और इसके सामने वाले का जोड़ भी 180 होगा। तो ये प्रूफ हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर मैं बात करूं, दोबारा गौर कीजिए, BDOF इज अ साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज है, BDOF, ठीक है। जब कोई चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो एक बात याद रखिएगा, जब ये चक्रीय चतुर्भुज बना तो यहां पर ये जो है, ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर आप देख पा रहे हो, FO, या इसको मैं बोलूं, यहां से देखिए जरा, FO को देखिए, FO इसका क्या बन गया, एक कोड बन गया, और FO से ये जो आपको दिख रहा है यहां से FDO ये जो एंगल और FBO ये दो एंगल जो आपस में बराबर होगा, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि एंगल FDO इज इक्वल टू एंगल FBO। ध्यान से समझिएगा, एक बार बात समझने की, बाकी दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल इसी एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये आप सभी जानते हो। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, जो कि यहां दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। ये बात सही है। अब मैं इसी चीज को आपको यहां से दिखाता हूं, ये आपने समझ लिया, तो मैं आपको यही क्वाड्रिलेटरल आप यहां पर देख पा रहे हो क्या, ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल दूसरी जगह भी बन रहा है। तो मैं आपसे ये पूछूं यहां पर, इस क्वाड्रिलेटरल को बताओ ये क्या है, कौन सा CEOD, तो आप कहेंगे CEOD इज ऑल्सो साइक्लिक। ये क्यों साइक्लिक हो गया, सेम चीज 90 डिग्री इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो निश्चित तौर पर एक वृत्त इसके सभी शीर्षों को टच करता हो जाएगा। जब ये जाएगा तो मैं सेम चीज यहां पे बोल सकूंगा, ये जो एंगल आपको बीच में अल्फा दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, ये जो एंगल अल्फा दिखाई दे रहा है, ये जो अल्फा है वो बराबर होगा 90 माइनस ए के। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर 90 माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा, और ये बात यहां पे प्रूफ हो गई कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस ए एंड अल्फा इज इक्वल टू ऑल्सो 90 माइनस ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि थीटा 90 माइनस ए है और अल्फा भी 90 माइनस ए है। इसका मतलब अल्फा बराबर थीटा है, और अल्फा बराबर थीटा होते ही समझ में आ गया कि जो एडी है, ये जो है, ये जो लाइन एडी सेगमेंट जो पूरे ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर था, इसके लिए एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि अल्फा और थीटा बराबर है। इसका मतलब ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर अर्थात कोण समद्विभाजक बन गया यहां पर। बात क्लियर। तो इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ये जो है, ये जो लाइन है एडी, इस बड़े ट्रायंगल के लिए तो एल्टीट्यूड है, लेकिन छोटे ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, पैरेलल ट्रायंगल के लिए और थिक ट्रायंगल के लिए। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इसको जरा नोट करो अपनी कॉपी पर, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो मैं कुछ और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, ध्यान से समझना, मैं बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, अगर आप पूरी बात को ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज ना स्किप करते हुए आगे समझ रहे हो, तो इस बात को भी आप तुरंत इसका उत्तर दे देंगे। अगर मैं पूछूं कि एंगल FDE की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान बात है, थीटा माइनस अल्फा जो आपने लिखा था। मैंने कहा थीटा कितना है, तो आपने कहा 90 माइनस ए है। मैंने कहा अल्फा कितना है, तो आपने कहा ये भी 90 माइनस ए है। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, तो आप कहेंगे 180 माइनस 2a है। बात प्रूफ। यहां पर एक और मजेदार कंसेप्ट यहां से निकल के आया कि अगर ये एंगल आपको दिया गया हो तो इसको 180 में से घटा देना, तो ये पैरेलल ट्रायंगल का एंगल, ये पैरेलल ट्रायंगल के शीर्ष का एंगल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमने प्रूफ किया, ये जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस 2a। आपको ये मजेदार चीज यहां पर लगी होगी कि ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल, याद रखिएगा दिमाग में, ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल क्या होता है, तो आप कहेंगे 90 माइनस ए होता है, सॉरी 180 माइनस ए होता है, 180 माइनस ए होता है। लेकिन पैरेलल ट्रायंगल जब फॉर्म्ड हुआ तो पैरेलल ट्रायंगल के शीर्ष पे बना एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो अब की बार 90 माइनस 2a होगा, 90 माइनस 2a होगा। तो कितना अच्छा और आसान सवाल यहां से बन सकता है कि आपसे बोल दिया जाए कि ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ से एल्टीट्यूड्स खींचे गए, एल्टीट्यूड्स जहाँ पर मिलते हैं उनको मिलाया कि एक नया ट्रायंगल बनाया गया FDE। और अगर आपको एंगल A की वैल्यू ये बोल दे, मान लीजिए ये 70 डिग्री है और आपसे पैरेलल ट्रायंगल जहाँ बन रहा है आपसे पूछा दिया जाए कि ट्रायंगल FDE की वैल्यू क्या है, तो
आप तो अभी तक एक ही चीज जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर जहां पर मिलता है वहां पर और शीर्ष में कोण में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे 90 माइनस 180 माइनस 70 110। लेकिन अब क्या है, अब आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो आपको पता होगा पीडल ट्रायंगल की कंडीशन कहानी है पूरी, तो आप तुरंत इसको बोल दोगे ये साहब अगर ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 मैं करूंगा और मैं तुरंत बोल दूंगा ये है साहब 180 माइनस 140, डबल करना पड़ेगा 140 डिग्री, तो आप कहेंगे ये है 40 डिग्री। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, कोई डाउट, कोई शंका, शक यहां पर नहीं होगा। तो पीडल ट्रायंगल की ये कहानी जो एंगल से संबंधित थी ये आपको समझ में आई। अगर ये कहानी समझ में आई तो मैं आगे मैं बढ़ूंगा, इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा हमेशा कि जैसे मैंने इसको तो प्रूफ कर दिया कि एडी इसके लिए एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल के लिए, उसी तरह से अगर आप सिमिलर चीज यहां पर देखोगे तो एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको AFOE में दिखाई देगा, ठीक है, एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप सेम चीज प्रूफ कर दोगे कि जो BC है वो भी एंगल बाइसेक्टर होगी, किसके लिए, FDEF के लिए, और ऐसे ही जो BC है वो एंगल बाइसेक्टर होगी किसके लिए, FED के लिए। पीडल ट्रायंगल की यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की बात करता हूं, ठीक है। चलिए हटाते हैं सारी चीज को, इनको, और मैं अब आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा आसान सा कंसेप्ट यहां पे बन सकता है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कितना आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा, लेकिन आप साइक्लिक इसकी कहानी अगर पीडल की जानते हो तो आप तुरंत उसका उत्तर दे दोगे। ध्यान से थोड़ा साफ करना पड़ेगा, मैं फिगर को नहीं साफ करना चाहता, दोबारा बनाने में समय बेकारी होगा, व्यर्थ होगा। ठीक है, ठीक है साहब। अब जरा ध्यान से समझो इसी जगह पर। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि ये वाला जो एंगल है इसके सापेक्ष अगर ये A है तो ये 90 माइनस A होगा, सॉरी 180 माइनस 2A होगा। ये बात हम जानते हैं, जान गए इस बात को, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ बताओ, अब करते हैं इसके भुजाओं की बात, साइड्स की बात। तो ध्यान से समझिए, अब मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि FE की भुजा क्या होगी, FE की लंबाई क्या होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल A, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर लगेगा, लेकिन घबराना नहीं। सवाल, नए सवाल ढूंढने के लिए आपको नए कंसेप्ट मालूम भी होना चाहिए, और कोई नया कंसेप्ट नहीं है, मैं हमेशा से इसको पढ़ाते आया हूँ, ठीक है। बस ये है कि इस पर सवाल लगभग ना अभी आया नहीं है। अगर मैं भुजा की रेस में बात करूं, अब आप सोचो कि छोटा सवाल क्यों नहीं आ सकता है। अब जब आ जाएगा सवाल तो लोग उस पर रिसर्च करने लगेंगे, बताने लगेंगे, ठीक है। हम पहले से तैयारी करके चलते हैं, ट्रायंगल की इतनी चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, तो उससे सवाल छूटने की संभावना ही नहीं रहती है। यहां पर देखो, ये मैं बात कर रहा हूं FE की लेंथ निकालनी है। अगर मुझे एंगल A पता है और FE की लेंथ, देखो ऐसे तो नहीं कि कुछ भी ना पता हो सीधे FE की लेंथ निकालने लगो, तो एंगल A तो पता होना अगर है आपके पास तो FE की लेंथ कैसे निकलती है। तो एक छोटी सी बात आप लोग जानते हो। चलो एक और बात मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। इस सर्किल को एक और सर्किल यहां पर देखिए आप, ये जो सर्किल है ऊपर, ये आपको तीसरा, ओहो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, साइक्लिक तो दिखाना है। चलिए ठीक है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो AFOE इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, AFO इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। और ये मैंने क्यों यहां पर बोला साइक्लिक है, आप मेरी बात को समझिए।
अगर ये साइक्लिक है तो डेफिनेटली ये मैंने आपके सामने एक ये पूरे, ये तो साइक्लिक क्वाड्रेटल हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं AFE के लिए ये बन गया क्या, वाहे व्रत, या इसको बोलूंगे परिव्रत, ठीक है, यानी सर्कम सर्किल AFE ट्राइंगल के लिए, क्योंकि मुझे AFE निकालनी है। तो मुझे किसी भी व्रत, किसी भी त्रिभुज की अगर त्रिज्या मालूम है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, ठीक है, या RA है इसकी त्रिज्या, ठीक है, AFE की जो सर्कम रेडियस है वो RA है, और ये बराबर होगी किसके, तो हम जानते हैं कि अगर मुझे भुजा दी जाए और एंगल दिया जाए तो हम ये जानते हैं कि A/2 sin A इज इक्वल टू, मैं सर्कम रेडियस लिख सकता हूं क्या, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि A/sin A इज इक्वल टू 2RA। बेसिकली आपने यही पढ़ा होगा, 2RA सीधे सीधे। अब मैं 2RA की जब मैं बात करूंगा तो इस व्रत की, इस ट्रायंगल की, ये बन जाएगी आपके पास क्या, ये बन जाएगी आपके पास सर्कम, ये बन जाएगा पूरा का पूरा डायमीटर, ठीक है। तो मैं इस 2RA को लिख सकता हूं AH, A से लेकर H नहीं, O है, AO लिख सकता हूं, ठीक है। तो AO से बीच 2RA को लिख दिया, मतलब सर्कम रेडियस को, रेडियस का अगर मैं डबल करूंगा तो पूरा का पूरा यहां पर डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा, तो व्यास A से लेकर O हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा परिव्रत जो आप देख रहे हो त्रिभुज के चारों ओर, इसके लिए ये डायमीटर है। सिंपल सी बात, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल भी तो है ना पूरा, AFOE, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया O। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे A नहीं है, सॉरी, इसके लिए मुझे FE का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, FE, क्योंकि मैं यहां से लेकर यहां तक की भुजा को FE बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए A के सामने मैंने इस भुजा को A बोल दिया, तो मैं दोबारा इसको A कैसे बोलूंगा। अगर मैं इसके सामने एक भुजा को B बोल देता हूं, और इसके सामने एक भुजा C के सामने एक भुजा को C बोल देता हूं, तो मेरी बात समझो जरा, मैं कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए क्लियर कर दो इसको, ये FE है, ये पूरी A है, ठीक है ना। ठीक है, अब आप देखो तो FE की वैल्यू क्या आ रही है, FE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास AO sin A, सही है, AO sin A। अभी और मजेदार चीज सीखेंगे हम, लेकिन पहले थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए चीजों को सीखिए, कोई चीज मिस ना हो, कोई भी पॉइंट। AO sin थीटा, AO sin थीटा। अब AO कितना होता है, तो ऑर्थो सेंटर से लेकर, आपको पता है हमने ऑर्थो सेंटर जब पढ़ा था इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में, तो आपको ये पता भी होना चाहिए, नहीं पता तो रिकॉल कर लीजिए। हमने बताया था कि A से लेकर O तक की दूरी क्या होती है, 2R cos A, ठीक है। तो क्या होता है 2R cos A, पूरी बात पता है ना, A से लेकर O 2R cos A, O से लेकर D 2R cos B cos C, याद है ना। तो 2R cos A ये होती है, और ये है sin A, सही है। इसको मैं 2 cos A sin A को लिख सकता हूं क्या, sin 2A, तो मैं इसको R sin 2A भी बोल सकता हूं, R sin 2A। या मैं, ये तो हो गए त्रिज्या और एंगल के संबंध। अब बात आती है अगर भुजा और एंगल के संबंध में अगर मुझे FE निकालना हो, तब मैं कैसे निकालूंगा, तो बहुत आसान चीज है। R की जगह पर R, अगर देखो RA तो इसका सर्कम रेडियस है, लेकिन R जो है कैपिटल R, ये पूरे का सर्कम रेडियस है, ठीक है ना, पूरे ट्राइंगल का सर्कम रेडियस है। तो R को मैं जानता हूं कि A/sin A इज इक्वल टू होता है कैपिटल R, 2R, सही है। तो R की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, A/sin A, सही है। अब इस R की जगह पर एक मिनट में sin 2A लिखना चाहिए था मुझे यहां पर। अब देखो इस R की जगह पर, इस R की जगह पर मैं लिख सकता हूं A/sin A, तो इसकी जगह पर जैसे ही A/sin A में लिखूंगा, A/sin A, तो ये क्या बन जाएगा, 2R की जगह पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए, 2 × A/sin A। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे बतानी है, इसमें याद रखिएगा, घबराइए नहीं, सब चीजों को देखते हुए। ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 भी आएगा नीचे, क्योंकि आप देखें R इज इक्वल टू A/2 sin A होता है, ठीक है, 2 छूट गया था वहां से, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास A cos A। तो आप समझें कि अगर आपको ये एंगल दिया गया और सामने वाली भुजा दी गई है, और आपसे अगर ये FE पूछा गया तो A cos A,
तो दो वैल्यू इसकी आ रही है, मैंने साइन के टर्म में बता दिया, और साइन के टर्म में परित्रिज्या दी गई हो और एंगल ए दिया गया हो तो r sin 2a से इसकी एफ निकल पाएगी। और अगर आपको एंगल ए दिया गया, सामने वाली भुजा देगी, पीडल ट्राइंगल की साइड निकालनी है तो a cos a से इसकी साइड निकल पाएगी। बड़ा आसान सी चीज है। अगर मैं आपसे एक ट्राइंगल बनाऊं और इसी ट्राइंगल में पूछूं कि अगर मुझे BC की लेंथ मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दी गई, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि एंगल ए मुझे दिया गया मान लीजिए 45 डिग्री, और मैं जानना चाहता हूं पीडल ट्राइंगल की साइड, कितनी आसान बात है, कितनी आसान बात है, नहीं निकाल पाओगे क्या? ठीक है, तो पीडल ट्राइंगल की साइड हम जानते हैं a cos थीटा होती है, बस इतनी सी बात है, a cos थीटा। तो a cos 45 की जगह पे मैं लिख दूंगा, a की जगह पे मैं लिख दूंगा 8, और cos 45 की जगह पे लिख दूंगा 1/√2, और जस्ट सिंप्लीफाई करूंगा, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीडल ट्राइंगल की साइड। ठीक है, आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। तो अगर आप इन सभी बातों को एक बार नोट कर ले, मैं हट जाता हूं, साइड हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, जो भी आपको करना है। मैं कुछ और बात आपको सिखाने जा रहा हूं। तो अभी यहां से कुछ कंक्लूड हमने किया, और वो ये बात है साहब, इसको साफ करता हूं, ये बात है कि यहां पे एक मिनट, हाँ, ये इसकी जो FE है 2r sin a निकली है, r sin 2a निकली, और जो FE की लंबाई है वो a cos ab है, तो दोनों ही FE की लंबाई है। ठीक है, तो पहली लंबाई आपके सामने क्या निकली, आपने कहा कि AFE की जो वैल्यू है वो अभी आपने निकाली, वो क्या है, r sin 2a, और उसी प्रकार इसको अगर मैं cos के टर्म बोलूं तो a cos a है, सिंपल सी बात। तो उसी प्रकार अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए सिमिलरली FE तो आपने निकाल दिया, अगर मैं कहूं FD कितना है तो आप नहीं बता पाओगे क्या, FD तो आप बोल दोगे FD, F से लेकर D। देखो, जब मैंने FE निकाली तो उसके सामने वाला एंगल ये लिया था, जब मैं FD निकालूंगा तो इसके सामने वाला एंगल B लूंगा, तो निश्चित तौर पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r sin सिमिलरली 2b इज इक्वल टू b cos b। कोई दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि DE कितना है, तो अगर साइन के टर्म में आप बोलोगे और सर्कम रेडियस के टर्म बोलोगे तो r sin 2c लिखूंगा, और यहां लिखूंगा c cos c। कोई डाउट नहीं यहां पर। ये तीन रिजल्ट आपसे पीडल ट्राइंगल की साइड्स आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। मैं कुछ और बात समझाना चाहूंगा। यहां पीडल ट्राइंगल जो इसके अंदर बनता है, इस फिगर के अंदर या किसी भी त्रिभुज के अंदर जो पीडल ट्राइंगल बनता है, जो त्रिभुज के जो परपेंडिकुलर्स हैं उसकी आधार से मिलाकर जो पीडल ट्राइंगल, जो ऑर्थिक ट्राइंगल बनता है, वो और भी एक गुण रखता है। वो जो ट्राइंगल होता है वो पूरे ट्राइंगल के अंदर वाले किसी भी बिंदु को मिलाने पर, किसी मतलब इस भुजा पर अगर आप कोई बिंदु ले लेते हो तो उन बिंदुओं को मिलाने पर सबसे न्यूनतम परिमाप का त्रिभुज होता है। यानी मिनिमम, ये जो ट्राइंगल अंदर फॉर्म्ड हो रहा है तीनों साइड्स के पॉइंट्स को लेकर अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल है ये मिनिमम पैरामीटर का भी ट्राइंगल होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, मैं आपको पूरी बात को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले एक और बात मुझे समझानी है। ये समझा दी, साइड्स टर्म आप समझ गए, एंगल्स आप समझ गए, पीडल ट्राइंगल के एंगल किस तरह से निर्धारित होंगे। ये वाला एंगल मैं पूछूं ये कितना होगा तो आप कहेंगे ये वाला एंगल DFE बोलेंगे तो ये 180 - 2C होगा, और मैं पूछूं DEF क्या होगा तो 180 - 2B होगा। ये हमने पूरी बात को समझ लिया। एंगल और भुजाओं का खेल खत्म। तो जब एंगल और भुजाओं का खेल खत्म हो जाता है तो भाई साहब आप चलते हैं एरिया के ऊपर। इसको आप नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा एरिया के ऊपर। अगर मुझे पीडल ट्राइंगल के एरिया चाहिए तो एरिया निकालने के लिए एक मिनट जरा इसकी बात कर लें, या मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक काम करता हूं, एक दूसरे फिगर पर पीडल ट्राइंगल का ही एक बात आपको सिखा देता हूं। ये जो पीडल ट्राइंगल है, केवल हम ये समझ लीजिए पीडल ट्राइंगल है, कौन सा है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके ऊपर मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिए, बने रहिए, सारी चीज़ को सीखिए, ज़रूर सीखिए, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ज्योमेट्री बच्चे सीजीएल के लिए पढ़ते हैं, आगे भी किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ें तो अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, ये बना दिया मैंने, ये सॉरी ABC नहीं है, मैं एक्चुअल में यही बनाना चाहता हूं जो यहां पर लिखा है FDE।
तो मैं इसको घुमा देता हूँ, इसी तरह से बना देता हूँ। ये एफ डी ई ऐसे ही बना था ना, एफ डी ई, एफ ई डी। तो नाम ले देते हैं इसका एफ ई डी। ये एंगल क्या निकला था? तो आपने कहा ये 180 माइनस 2a निकला था पूरे ट्रायंगल के सापेक्ष में, ठीक है। ये एंगल क्या निकलेगा? ठीक है, तो ये एंगल ए के सामने था, ये एंगल बी के सामने था, तो ये निकलेगा 180 माइनस 2b। और ये एंगल क्या निकलेगा? तो इसको बोलोगे आप 180 माइनस 2c। सॉरी, ये बी हो गया, ये सी हो जाएगा, सी एंगल के सामने पड़ेगा नहीं, ठीक है। भुजा हमको पता है, ये भुजा आर साइन, ये भुजा आर साइन 2a लिख सकता हूं, या मैं इसको a कॉस a भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। अगर ये भुजा की बात करूं तो इसको मैं आर साइन 2b लिख सकता हूं, या मैं इस साइड को a कॉस b भी लिख सकता हूं। इस साइड को मैं आर साइन 2c लिख सकता हूं, या मैं c कॉस c भी लिख सकता हूं। सही है, इतनी बात लिख सकते हैं, या ये साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में, ये हम जानते हैं। हम लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे यहाँ पर एरिया निकालने के लिए, और एरिया निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूले हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो एरिया इस फार्मूले इसका कैसे निकलेगा? तो हम सभी जानते हैं कि बीच का एंगल दिया गया और दो साइड दी गई हो, बीच का एंगल दिया गया हो, दो साइड दी गई हो, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का। तो हम जानते हैं कि 1/2, दो साइड कौन सी हैं? अगर मैं इस साइड को ले लेता हूं आर साइन 2b, और दूसरी साइड क्या है? आर साइन 2c, ठीक है। ये दोनों साइड हो गए। अब बीच के एंगल का वाला का साइन भी लेना है मुझे, तो मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस बीच वाले एंगल का साइन होता ना भाई। अब इसको जरा सिंप्लीफाई जब मैं करता हूं तो आर स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 बन गया, और ये मेरे पास बन गया साइन 2a। देखो 180 माइनस 2a क्या हो जाएगा? साइन 2a हो जाएगा। तो साइन 2a हो गया, और बाकी का साइन 2b, और इनटू में क्या है? साइन 2c। ये एरिया का फार्मूला है पीलर ट्रायंगल का। तीनों एंगल आपको मालूम है, सर्कम रेडियस मालूम है, तो उसके सापेक्ष ये अगर आप इसका ये a cos b a cos c के अनुसार भी इसका एरिया का फार्मूला बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। देखो एक चीज मैं यहां से जनरेट कर रहा हूं, ये सवाल एसएससी सीजीएल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके आधार पर एक और मजेदार चीज आगे बन रही है, वो सवाल जरूर पूछा जा सकता है, और आप देखोगे वो बहुत आसान चीज है। आप देखो कैसे, यहां तक एरिया बन गया, यहां तक एरिया बन गया, और एरिया की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। भाई साहब ये है एरिया, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं साहब इसके सरकम सेंटर की, सरकम रेडियस की। सरकम रेडियस का मतलब होता है परित्रिज्या, और बहुत आसान चीज है। देखना जरा, एरिया की हमने बात कर ली, परित्रिज्या की बात करें। परित्रिज्या के मतलब पीलर ट्रायंगल के अंदर जो परिवृत्त बनता है उसकी त्रिज्या की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पीलर ट्रायंगल के अंदर जो परिवृत्त बनेगा पीलर ट्रायंगल का, ठीक है ना भाई। ये जो भी परिवृत्त बनेगा, मैं इसके रेडियस की बात कर इसकी रेडियस की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, पीलर ट्रायंगल के रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। परित्रिज्या सर्कम रेडियस ऑफ एफडी मींस पीलर ट्रायंगल और ऑर्थिक ट्रायंगल की। तो देखो कितनी मजेदार चीज यहां से निकल के आती है, उसको बात आप समझ पाओ तो बहुत आसान आपको लगेगा, मजेदार आएगा। देखो क्या सुंदर सा रिजल्ट यहां पे बन के आ रहा है, वो क्या है उसको समझो। तो सर्कम रेडियस अगर हम जानते हैं कि भुजा हमको मालूम है और हमको साइड मालूम है, एंगल मालूम है, तो ये बराबर होता है 2r के। ये हम जानते हैं, वी नो, ये बहुत अच्छी तरह से अब तो जान गए होगे, कई बार इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं पीलर ट्रायंगल का कोई एक साइड ले लूं, लाइक मैंने साइड ले ली ये वाली सामने वाली, ये है साहब साइड है आपके पास r sin 2a, सही है। ठीक है, मुझे r साइड की वैल्यू तो मैंने लिख दी, और साइन a की जगह पर मैं लिखना चाहूंगा, अरे
चलो ये क्या गड़बड़ हो गया था, चलो देखें। तो r sin 2a मैंने लिख दिया यहाँ पर एक ही जगह पर, और नीचे क्या है sin a। आप देखो जरा यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा sin a और a की जगह पर क्या है 180 माइनस 2a। ठीक है, ये एंगल क्या है 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a, सही है। और केवल r की मैं बात करूंगा तो 2 भी यहाँ आ जाएगा, तो 2 मैंने सामने लिख दिया इसे, सही है। अब देखो क्या खूबसूरत सा रिजल्ट यहाँ पे बन के आया। हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस 2a का मतलब भी साइन 2a होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये वाली वैल्यू सेम वैल्यू कट गई, और आपके पास जो रिजल्ट आ गया, कितना अच्छा रिजल्ट आया, r/2। तो आपने यहाँ से एक बात को पकड़ा कि जो पूरे ट्राइंगल की जो सर्कम रेडियस है, पूरे ट्राइंगल ABC की, उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या बन जाता है, पीडल ट्राइंगल की रेडियस बन जाती है। क्या खूबसूरत सा कंसेप्ट यहाँ पे बन के आया है, रिजल्ट बन के आया है। तो पूरे ट्राइंगल की अगर आपको सरकम रेडियस दी जाए, बड़े वाले ट्राइंगल की, यानी इस ट्राइंगल की ABC की सरकम रेडियस मैं कहूंगा मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, और जो पीडल ट्राइंगल, जो ऑर्थिक ट्राइंगल बन रहा है, उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप कहेंगे तुरंत 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि बात हमको समझ में आ गई कि पीडल ट्राइंगल की रेडियस पूरे ट्राइंगल के रेडियस का हाफ होती है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों नहीं इस पे सवाल बन सकता है, कितना खूबसूरत सा कंसेप्ट है और कितने छोटा कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है, पेपर में आने लायक है, बिल्कुल आने लायक है। ठीक है, ये मत समझिए। अब देखो ये चीज जो जनरेट हो रही है, उसके लिए अगर मैं ये नहीं बताऊंगा और आपको सीधे ये बता दूंगा कि भाई साहब ये होती है, तो आप पूछोगे नहीं, सिर नहीं फोड़ोगे, ये होता कैसे है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें कुछ आती हैं बीच में, तो इसे घबराइए नहीं, और ये चीज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हैं वो पूरी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए इस रिजल्ट को आपने नोट कर लिया। अब एक और बात मैं छोटी सी कर लूं, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको एक छोटी सी बात, जब हमने एरिया पढ़ लिया, सर्कम रेडियस पढ़ लिया, तो भैया इसका छोटा सा पार्ट इन रेडियस, उसको भी जान लें। क्यों उसे क्यों छोड़ें, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको 1 मिनट के लिए साफ करूंगा। एरिया हम जान चुके हैं क्या होता है, क्योंकि एरिया की जरूरत पड़ेगी इन रेडियस निकालने के लिए। एरिया की जरूरत पड़ेगी इन रेडियस निकालने के लिए। एरिया हम जान चुके हैं, एरिया क्या है। ठीक है, एरिया क्या है। ओए हो पूरा ही जा रहा है ये तो, चलो छोड़ो, यहीं लिखा रहने दो, यह हटाओ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया r² sin 2a sin 2b sin 2c, ये हटाइए, आपको तो मुझे यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। r² एरिया इज इक्वल टू क्या था, r²/2 sin 2a sin 2b और sin 2c, सही है। हटाइए इसको। अब देखो हम जानते हैं कि इन रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, del/s, ये हम जानते हैं। इन रेडियस मुझे निकालना है, यानी अब मैं बात करना चाह रहा हूँ इन रेडियस ऑफ पीडल ट्राइंगल। इन रेडियस ऑफ पीडल ट्राइंगल यानी अंतः त्रिज्या, इसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जब इसको हमने पूरा पढ़ा है तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ ही लेंगे। ठीक है ना, अंतः त्रिज्या का इसका निकालने का फार्मूला होता है, तरीका होता है, वो क्या है, तो हम ये चीज़ को जानते हैं बिल्कुल। हम इसी बेसिस पे चलेंगे और रेडियस निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी देखा है हमने, क्या है, r²/2 है, इनटू साइन क्या है, 2a साइन 2b साइन 2c, अपॉन में क्या है, तो s है। s मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालिए, जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। तो मैं r sin 2a, r/2 को मैं ले लेता हूँ बाहर, अंदर बन गया sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक r बचेगा। ये रिजल्ट आपके सामने आ गया, और इस प्रकार आप इन रेडियस निकाल सकते हो। आप इसको थोड़ा सा हल्के फार्मूले में भी लिख सकते हो। वो ये होगा साहब, अगर आप ये आइडेंटिटी जानते हो, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर क्या होता है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब जो लिखाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझो। ये मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां से केवल आपको पास बचा क्या, r² और r बचा, सॉरी r नहीं, r² नहीं, r बचेगा, और sin 2a। एक और मैं आइडेंटिटी की बात करता हूं, आपके लिए काम की चीज है वो, आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए।
साइन 2c अपॉन में ये जो चीज़ है ना भाई साहब, साइन 2a प्लस साइन 2c साइन 2a फिक्स पैटर्न पर एक आइडेंटिटी होती है और इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है 4 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, ठीक है, साइन b साइन c। अब देखो होता क्या है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, साइन b साइन c लिखा हुआ है, साइन b साइन c। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप जानते हो कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a होता है। कॉस के टर्म में लिखना चाहो 2 साइन a कॉस a, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन b कॉस c, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन c कॉस c। जब मैं ये लिखूंगा तो लिखूंगा साइन a से साइन a, साइन b से साइन b, साइन b से साइन c से साइन c कट जाएगा और आपके पास पूरा जो फार्मूला है इन रेडियस निकालने का वो कॉस में आ जाएगा। तो मैं 2 2 2 यहाँ पर रखूँगा, 4 से काटूंगा तो मेरे पास 1 2 आगे बचेगा, तो इसको 2r लिख देता हूँ और ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास कॉस a कॉस b कॉस c। घबराइए नहीं, मैं तो सारे पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। इन रेडियस के लिए ये भी फार्मूला है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। साइन के टर्म में ये, कॉस के टर्म में ये, तो कॉस वाला ये फार्मूला। अगर आपको तीनों एंगल मालूम है और सर्कम रेडियस और इन रेडियस इस प्रकार कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि हमने भुजाओं की जो बात की, भुजाएं इसकी कैसी थी, एंगल के टर्म में थी, तो थोड़ा सा ये लेवल आपको ऊपर लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, लिखिए ज़रूर अपने कॉपी पर इसको, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की यहाँ पर, और वो ये है कि किसी ट्रायंगल के अंदर जब आप एक ऑर्थिक ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो उस ऑर्थिक ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसी अन्य बिंदु, ये ऑर्थिक ट्रायंगल कैसे बन रहा था, लंब जहां से आप खींच रहे थे वो सामने वाली भुजा पर जिस बिंदु पर मिल रहा था, जिस बिंदु पर मिल रहा था, उन बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहा था वो अन्य किसी बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज से न्यूनतम परिमाप रखता है। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है, और उसी बात को आप लिखवा भी देता हूं। मैं जो बात बोला मैंने, पीडल और ऑर्थिक ट्रायंगल हैज मिनिमम पेरीमीटर। अब इस बात का, ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि देखो बात यह है कि जब आप कोई सा भी एक त्रिभुज खींचते हो, मान लीजिए, और 1 मिनट की बात खत्म कर दूंगा, आपने इसका 36 जगह 50 आपने देखा होगा पेरीमीटर निकालने का, लेकिन मैं आपको आपके दिमाग में जो पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार मिनिमम होता है, अगर उसको आपने ऑब्जर्व किया, 1 मिनट की कहानी पूरी बात समझ में आ जाएगी एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन का जो गेम है उसको समझिएगा। यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल खींचा, ठीक है ना भाई, मैं यहाँ पर कोई से भी पॉइंट्स खींचना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और यहाँ पर एक बिंदु मिल लिया, यहाँ से मिलकर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया, यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया। लेकिन मैंने ये पाया कि जब मैं इसके जहाँ पर परपेंडिकुलर्स गिरते हैं, जहाँ पर परपेंडिकुलर्स गिरते हैं, जैसे ये, यहाँ से ये और यहाँ से मान लीजिए ये, जहां पर परपेंडिकुलर्स गिरते हैं, अगर मैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखूं, जैसे ये और ये, और तो इन पॉइंट्स को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका जो परिमाप होता है वो किसी भी त्रिभुज के परिमाप से सबसे कम होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रिजल्ट बन के आता है, और इस तरह की एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की गई है फैगनानो मैथमेटिशियन द्वारा, और वो ये थी कि अगर आपको एक बिल्डिंग में, इसको समझना, ये एज इट इज आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि ABC एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है और यहां पर इसकी भुजाओं पर 3 दरवाजे हैं, ठीक है, 3 दरवाजे हैं, ठीक है। और मैं आपसे जानना चाहूं कि आपको इन दरवाजों की पोजीशनिंग ऐसी रखनी है तीनों साइड्स पर, तीनों बिल्डिंग के, ये 3 बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई, 1 2 3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और बिल्डिंग में जो एंट्री करने का जो प्रवेश द्वार है वो उसको ऐसा रखना है कि वहां से अगर तीनों दरवाजे को मिलाया जाए तो वो जो है वो मिनिमम पेरीमीटर का हो, यानी कम से कम दूरी वो चलायमान हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति जाए तीनों दरवाजों से तो कंपैरेटिवली न्यूनतम दूरी तय करे। इस तीनों दरवाजों को इन तीनों बिल्डिंग्स पे कहां रखना चाहिए, ठीक है। तो इन दरवाजों को इस बिल्डिंग के
जहां पर परपेंडिकुलर्स गिरते हैं उसके फीट पर रखना चाहिए, तभी न्यूनतम पेरीमीटर बनेगा। तो इस तरह से आपको एक जनरल सी भाषा देकर भी एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है। अब फिर आप कहोगे ये रीजनिंग का सवाल है, कहाँ पे रखें दरवाजे को, लेकिन जब उसमें ज्योमेट्री आएगी कि लंब केंद्र के पाद पर यानी फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ज्योमेट्री का सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये पहले पढ़ा होगा तो आपको आसान लगेगा। नहीं भाई साहब, ये तो हम जानते हैं कि जहाँ पर एल्टीट्यूड्स के फीट्स होते हैं वहीं को मिलाने पर एक पीडल ट्राइंगल बनता है। वो पीडल ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के सापेक्ष, पूरे ट्राइंगल में किसी भी बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज से न्यूनतम पेरीमीटर रखता है, ठीक है। तो ये न्यूनतम पेरीमीटर होता है, ये बात आपने समझा। मैं इसको प्रूफ करता हूं बहुत ही शानदार तरीके से, ध्यान से समझिए। चलिए अब देखिए, इस पूरी बात को मैं समझाता हूं, विजुलाइज कराता हूं आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से सुनिए। इसके लिए मैंने एक बना लिया ट्राइंगल, ये है एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैंने कुछ नाम दिया और इस ट्राइंगल का जो नाम है, मान लीजिए ए बी सी, एक ट्राइंगल है आपके सामने, ठीक है। अब मैं यहां पर इस पर बनाता हूं ए बी बी सी और सी ए पर तीन बिंदुओं को लेते हुए कोई त्रिभुज यहां पे बनाऊंगा। और इस त्रिभुज को मैंने ये बनाना स्टार्ट किया। एक लाइन ये खींच ली, इसको इससे मिला दिया, दूसरी लाइन ये हो गई और एक और लाइन इसको इससे मिला दिया। देखिए अभी मैंने ये नहीं बोला कि अंदर बनने वाला ट्राइंगल जो है वो पीडल है, मैंने तो कोई से भी तीन बिंदु ले लिए, उससे मिलकर एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। पीडल तो अब आगे प्रूफ होगा कि है कि नहीं है, ठीक है, जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूंगा। तो आगे की बात समझिए पहले ध्यान से। मैंने क्या किया, एक लाइन और यहां पर खींची और मैंने ए को इस पॉइंट से ऐसे मिला दिया। जब मैंने इस त्रिभुज को ही नहीं बोला कि ये जो त्रिभुज है वो आपका पीडल ट्राइंगल है, तो उसी वजह से मैं इस लाइन को नाम दे देता हूं। मैंने इस लाइन को बोला एडी, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं। तो जब मैंने एडी, इस त्रिभुज को ही नहीं बोला ये पीडल है, तो मैं एडी को परपेंडिकुलर कैसे बोल सकता हूं? तो अभी मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं जस्ट आपसे ये चाहता हूं कि आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है किसी भी त्रिभुज का जो तीन भुजाओं की किसी भी बिंदु को मिलाते हुए बने, ठीक है। और पेरीमीटर निकालने के लिए आप तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ये बात आपको पता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात और चाहता हूं कि एडी को मान लीजिए एक मिरर है AB को, और AD जो इस तरफ आपको लाइन दिख रही है उसका एक रिफ्लेक्शन बनाइए दूसरी तरफ। तो आप किस प्रकार रिफ्लेक्शन बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। आप जस्ट ये काम करेंगे, इसको यहां से एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार खींचेंगे कि जैसा कि AD है उतनी बराबर लाइन मैंने यहां खींच दी। इसका मतलब मैंने कहा AD ये है और ये जो लाइन है AD1 मैंने बोल दिया, जितनी बड़ी AD है उतनी बड़ी AD1 है। और उसी प्रकार FD का रिफ्लेक्शन जब मैं इधर बनाऊंगा, रिफ्लेक्शन समझ रहे हो, बस एक तरफ ये मान लीजिए कि एक तरफ ये शीशा है और मिरर है, इसकी तरफ जो लाइन बन रही है तो उसका दूसरा रिफ्लेक्शन ऐसा बनेगा जो FD के बराबर। मैंने कहा कि जितना FD है, मैंने कहा जितना FD है उतना ही मेरे पास FD1 है। मैंने कहा जितना FD है उतना ही मेरे पास FD1 है, और जितना मेरे पास AD है उतना ही मेरे पास AD1 है। कोई डाउट नहीं यहाँ पर, जस्ट रिफ्लेक्शन बनाया है। और सेम चीज मैं इस AC के इधर करूंगा, तो मैं जब दूसरी तरफ करूंगा AC के, तो मैं कहूंगा AD का रिफ्लेक्शन AC के इधर कुछ ऐसा बन रहा है, ये मैंने ले लिया। और ED के बराबर एक और लाइन सेगमेंट खींचा और इसको जोड़ दिया, ठीक है, बात क्लियर। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया यहां पर, मान लीजिए ये पॉइंट है D2, सही है इतनी बात। अब ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। मुझे परिमाप चाहिए इस त्रिभुज का, किसका? मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, किसका? अंदर बनने वाले त्रिभुज का, जो कि होगा EF प्लस FD प्लस DE, ठीक है। अब ये पेरीमीटर किसके बराबर होगा? तो आपने को मैंने ये बताया कि जितना FD है उतना ही FD1 है, और जितना ED है उतना ही ED2 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि FD1 प्लस FE प्लस ED2 को अगर मैं जोड़ दूं तो परिमाप निकल जाएगा। भाई यही तो साइड है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालूं या इस तीनों भुजाओं को जोड़ दूं, बात एक ही है, बात यहां पर क्लियर। अब मुझे ये काम करना है कि जब मुझे इन सभी, इसका D1 से लेकर D2
क्योंकि जब मुझे लेंथ लेनी है और मुझे पेरीमीटर को मिनिमम करना है, ध्यान से सुनिए ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, जब मुझे परिमाप को मिनिमम करना है तो मैं D1 और D2 को किस तरह से जोड़ना पसंद करूंगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं D1 और D2 के बीच जस्ट एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, एक सीधी रेखा खींच दूंगा, मतलब स्ट्रेट वे में इसको मिला दूंगा। मेरे इस पॉइंट को पकड़ पाए आप लोग? ठीक है ना भाई, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा D1 और D2 के बीच में। मुझे परिमाप को मिनिमम करना था, मुझे पेरीमीटर को मिनिमम करना था, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, इस डिस्टेंस को मैंने मिनिमम तभी कर पाऊंगा मैं D1 और D2 को एक स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा। ठीक है, अब आपके सामने एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा और वो त्रिभुज का नाम है AD1। क्या नाम है? त्रिभुज AD1 D2। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जितना बड़ा AD1 है उतना ही बड़ा AD2 है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं AD के, क्योंकि इसी का रिफ्लेक्शन आपने दोनों तरफ लिया है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो AD1 D2 एक बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की अगर आपको इस बेस को D1 D2 को मिलाने वाली जो लाइन है उसको आपको मिनिमम करना है, तो मिनिमम करना है तो इसका मतलब इसकी जो साइड्स हैं उसको आपको मिनिमम करना पड़ेगा। अब जब आप साइड्स को मिनिमम करोगे, इस साइड्स को मिनिमम करोगे, कम से कम रखोगे, इसका मतलब आपको AD को भी मिनिमम करना पड़ेगा। तो बात तो एक ही है, क्योंकि AD1 और AD2 और AD है तो सब बराबर। तो जब ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो आप इसको, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखने के लिए आप करना चाहते हो इसको मिनिमम, और मिनिमम करोगे इसका मतलब आप AD को भी मिनिमम करोगे, क्योंकि ये हैं तो सब बराबर। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन आपने इधर बनाया, इसी का इधर बनाया, आप इसको मिनिमम करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। जब AD मिनिमम होगी, AD उसी कंडीशन में मिनिमम होगी, तो AD मिनिमम होगी तो AD शुड बी परपेंडिकुलर टू BC। बस इतनी सी बात है। व्हेन AD मिनिमम, जब AD मिनिमम होगी, जब AD सबसे कम दूरी की रेखाखंड होगा, और वो उसी कंडीशन में होगा जब AD परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर। और आपने इस बात को प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्रायंगल आपके जो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और उस ट्रायंगल जो EFD उसके शीर्ष पर जो AD है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बात यहाँ पर क्लियर हो गई। ये जो ट्रायंगल है ये पैरेलल ट्रायंगल ही है, और पैरेलल ट्रायंगल है। और ये कब हुआ पैरेलल ट्रायंगल? जब आपने इसके पेरीमीटर को मिनिमम रखना चाहा, तो ये ट्रायंगल पेरीमीटर जो पैरेलल प्रूफ हो गया। और या मैं बोल सकता हूँ किसी भी पैरेलल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो मिनिमम होता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, छोटी सी बात थी, और इस बात को आप जस्ट ऐसा समझिए, मेरे एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारी बात को। मैंने एक ट्रायंगल लिया, उसके अंदर 3 बिंदुओं को मानते हुए कोई 3 पॉइंट्स बना लिए और एक त्रिभुज बना लिया। अभी मैंने इसको पैरेलल नहीं बोला, मैंने एक रेखाखंड खींचा AD, और AD का रिफ्लेक्शन पॉइंट लिया AD1, और FD का रिफ्लेक्शन लिया इस तरह से FD1। ठीक है, जस्ट एक इमेजिन करते हुए मैंने इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे मान लिया। वैसे ही मैं AD का रिफ्लेक्शन AD2 लेता हूँ और ED का रिफ्लेक्शन ED2 लेता हूँ। ठीक है, क्लियर बात? तो जब मैं इसके पेरीमीटर इन सभी भुजाओं को जोड़ता हूं तो परिमाप आएगा, या मैं इसको तीनों भुजाओं को जोड़ता हूं तो परिमाप आएगा। परिमाप को रखना है मुझे मिनिमम, और मिनिमम परिमाप तभी होगा जब मैं D1 और D2 को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगा। D1 और D2 को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए जब ये बन जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जितना बड़ा AD है, AD1 है, उतना ही बड़ा AD है, और जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा AD2 है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर है। अब आप इस त्रिभुज पे फोकस कीजिए AD1 D2 पर, जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर आपको इनके बीच का जो आधार है, वो जो तीसरा जो रेखाखंड है, अगर आपको शॉर्टेस्ट रखना है, मिनिमम रखना है, तो आपको दोनों भुजाओं को मिनिमम रखना पड़ेगा। जब दोनों भुजाओं को आप मिनिमम रखेंगे
तो निश्चित तौर पर जब ये भुजा को मिनिमम रखेंगे तो ये भी भुजा मिनिमम ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी का रिफ्लेक्शन ये है। ये जो AD लाइन है ये मिनिमम तब होगी जब AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज पे जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हो तो जस्ट एक परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है ना, जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा जाता है, एल्टीट्यूड ही होता है। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ इस आकृति में AD एल्टीट्यूड है जो कि इस ट्राइंगल के अंदर बनने वाले ट्राइंगल के शीर्ष पर मिल रहा है, और ये प्रूफ हो गया कि ये जो ट्राइंगल है वो पीडल है। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, और इसको नोट करें अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए मुझसे, मैं आगे बढ़ूं, इसको आप नोट करें, ठीक है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपको, मेरी बात समझे। तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ को सीखा पीडल ट्राइंगल के अंदर, उसमें 2-3 पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई साहब एक काम करो कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर्स खींचते हैं AD, BE और CF, जहाँ पर मिलते हैं उनको मिलाते हुए एक त्रिभुज बनता है। यदि ये वाला एंगल अगर मान लीजिए 70 डिग्री है और मैं चाहूँ कि ये वाला एंगल आपसे निकालना, तो आप नहीं निकाल पाओगे क्या मैं पूछूँ तो आप कहोगे बिल्कुल ये हमको मालूम है, ये 180 माइनस 2 गुणा 70 यानी 140 हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये जो एंगल है वो 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, देखो कितने आसान आसान सवाल इस पे बनेंगे इसके कंसेप्ट पे, ठीक है, लेकिन लोग नहीं जानेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक काम करो कि एक त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया ABC, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई साहब इसका जो पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस या सरकम रेडियस, सॉरी मैं कहूं इसका सरकम रेडियस, वो मैंने बोल दिया कि ये है 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए 40 सेंटीमीटर मैंने ABC का सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या बोल दिया। मैं चाहता हूं कि इसके लंब केंद्र जो मैंने यहाँ पे शीर्ष लंब खींचता हूँ, जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड्स जो डालता हूँ सामने वाली साइड्स पर, ठीक है, इसको मिलाते हुए जो ट्राइंगल बने उस ट्राइंगल का मुझे सरकम रेडियस चाहिए, इस ट्राइंगल का मुझे सरकम रेडियस चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, जब पूरे ट्राइंगल का ABC का 40 है तो इसका सरकम रेडियस 40/2 होगा 20 सेंटीमीटर। आप लोग तुरंत बता दोगे क्योंकि ये जानकारी आपके पास है। मैं आपसे तीसरा सवाल ये पूछूं कि मान लीजिए एक ट्राइंगुलर तीन बिल्डिंग्स हैं, उसमें मुझे कुछ इस प्रकार से गेट्स लगाने हैं, जहां से मैं इन तीनों गेट्स को मिला दूं तो ये जो डिस्टेंस है, गेट्स की पोजीशन ऐसी रखनी है कि तीनों गेट्स के डिस्टेंस को मिलाने पर सबसे न्यूनतम दूरी तय हो, तो गेट्स मुझे कहां लगाने चाहिए। तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर्स जो होते हैं इसके फीट पर ये गेट्स लगाने चाहिए, तभी पेरीमीटर मिनिमम आएगा। गेट्स को इधर उधर कर दोगे तो पेरीमीटर मिनिमम नहीं आएगा। तो क्या ये 3 प्रकार के क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन, किसी से छोटे एग्जामिनेशन में ऑर्थोगोनल ट्राइंगल से नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या ये कठिन चीज़ है? मैंने जानता हूं कि मैंने कुछ एरिया रिलेटेड, जब एरिया मैंने समझाया तो थोड़ा सा बड़ा सा, आपको जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़े बड़े फार्मूले उनको लगे, इन रेडियस जो निकाला उसमें भी। लेकिन जब मैं सरकम रेडियस इसकी बात को आपको समझाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि एरिया ये होता है। जब मैंने उसको फार्मूले में रखा तब वो R/2 निकल के आया। मेरी पूरी बात समझे? अगर मेरी पूरी बात आपने समझी है तो ऑर्थोगोनल ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ऑर्थोगोनल ट्राइंगल की इतनी जानकारी आपको रखनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं जो पढ़ाया जा रहा है वो पर्याप्त है, उसी को कलेक्ट कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतने रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।